चलिए आज डिस्कस करते हैं स्पिरोसाइटोसिस क्या होता है। तो एक कंडीशन होती है हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, जिसमें पेरिफेरल सर्कुलेशन में हमारे आरबीसी स्पीयर शेप के हो जाते हैं और उससे हिमोलिटिकल एनीमिया होता है। तो क्या होता है, किस कंडीशन में होता है स्पिरोसाइटोसिस, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। स्पिरोसाइटोसिस क्या है कि इट्स अ रेड सेल्स दैट इज स्मॉलर इन साइज, डज नॉट हैव सेंट्रल पैलर एंड अपीयर डेंसली हीमोग्लोबिनाइज्ड। जनरली ये सपोज ये हमारे आरबीसी है तो इसके 1/3 में सेंट्रल पैलर होता है, लेकिन आपको जो स्पीरोसाइट्स होते हैं उसमें सेंट्रल पैलर नहीं दिखता है आपको। अम, जो होते हैं, जैसे देखिए ये नॉर्मल आरबीसी है, ये 3 नॉर्मल आरबीसी है और ये बाकी के जो ब्लैक एरो दिखा रहे हैं ये स्पीरोसाइट्स से है। स्पीरोसाइट्स मीन्स आपको सेंट्रल पैलर नहीं दिखेगा, पूरा रेडनेस दिखेगा, टोटली हीमोग्लोबिनाइज आरबीसी दिखेंगे। ये जनरली कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो जाता है, मेम्ब्रेनल प्रोटीन में प्रॉब्लम होता है। मोस्ट कॉमन स्पेक्ट्रीन होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन एनकारिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, जो जिसमें आपको पीएस पेरिफेरल सर्कुलेशन में स्पिरोसाइटोसिस दिखते हैं। दूसरे कारण क्या है, अदर कॉजेज़ क्या है, इम्यून हिमोलिटिकल एनीमिया है फर्स्ट कॉजेज़। सेकेंड है एबीओ हिमोलिटिकल डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, हिमोलिटिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब हम रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं किसी पेशेंट को तो उसके आरबीसी भी थोड़े स्पीयर शेप के दिखते हैं। इम्यून हिमोलिटिकल एनीमिया, जिसमें एंटीबॉडीज़ हमारे आरबीसी के अगेंस्ट फॉर्म होती है। और कुछ बर्न पेशेंट, जो पेशेंट बर्न होते हैं उनमें होता है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस में भी आपको स्पिरोसाइटोसिस दिख सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है सीडोमोनास इन्फेक्शन, इसमें आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन में स्पिरोसाइटोसिस दिख सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी पेरिफेरल सर्कुलेशन में आपको स्पिरोसाइट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स कि पेशेंट्स को या तो हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस हो सकता है, या कुछ एंटीबॉडीज़ एबनॉर्मल ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि इम्यून हिमोलिटिकल एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन हिमोलिटिकल एनीमिया, या फिर एबीओ हिमोलिटिकल डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, या पेशेंट को बर्न की हिस्ट्री हो सकती है, या फिर कुछ इन्फेक्शन, सर्टेन इन्फेक्शन जैसे सुडोमोनास इन्फेक्शन, जिसमें आपको स्पिरोसाइटोसिस पेरिफेरल सर्कुलेशन में दिख सकते हैं। तो देखिए पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे ये 3 नॉर्मल आरबीसी है और बचे हुए सेल्स जो है, जो नॉर्मल आरबीसी से कंपेयर कीजिए, ये नॉर्मल आरबीसी से ये सेल्स हमेशा छोटे दिखते हैं। पेरिफेरल सर्कुलेशन में सेंट्रल पैलर नहीं होता है और टोटली हीमोग्लोबिनाइज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर स्पिरोसाइटोसिस अगर किसी में है, किसी के पेरिफेरल सर्कुलेशन में है, तो उसके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होंगी। जनरली क्या होता है ना कि हमारी आरबीसी जो होती है वो बाय कॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, कैसे होती है, बाय कॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, बाय कॉनकेव शेप क्यों होता है आरबीसी का, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन, वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, थोड़ा बहुत प्रेशर वो इजीली टॉलरेट कर सकती है। जब वो स्प्लीन के एंडोथेलियल वेसल्स में जाती है, माइक्रो वेसल्स में, तो वहाँ पे उसको वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि वो इंट्रैप ना हो जाए, वहाँ पे वो फंस ना जाए स्प्लीन के अंदर। लेकिन जो स्पीरोसाइटोसिस होते हैं, स्पीरोसाइट्स होते हैं, वो बहुत रिजिड हो जाते हैं और वो लेस डिफॉर्म होते हैं, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। तो जब ऐसे सेल्स स्प्लीन के साइनस, स्प्लेनिक साइनस से ट्रैवल करते हैं, तो वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं स्प्लीन साइनस में, वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। वहाँ पे ट्रैप होने के कारण कुछ टाइम के बाद उनमें ग्लूकोज का लेवल कम होता है और वहाँ का पीएच डाउन होना चालू हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है कंडीशन, उस कंडीशन में एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल्स है वहाँ पे इंट्रैप हो जाते हैं और आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उन जो ब्रेकडाउन वाले आरबीसी है उसको जो स्प्लेनिक साइनोसाइट्स के मैक्रोफेजेस रहते हैं वो उसको इंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मेन कंसेप्ट ये है। और पेशेंट को जब एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है, स्पिरोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं वो स्प्लीन के अंदर, तो पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली होता है। स्पिरोसाइटोसिस का यूजुअल प्रेजेंटेशन है ह्यूज स्प्लीनोमेगेली। पेशेंट को, छोटा बच्चा रहेगा जिसको बहुत ह्यूज स्प्लीनोमेगेली, उसका स्प्लीन बहुत ज़्यादा इनलार्ज रहेगा। जितने आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे उतना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, उतना बिलीरुबिन फॉर्म होगा, उतना बिलीरुबिन फॉर्म होने के कारण एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होने के कारण उसको जॉइंडिस होगा, क्योंकि एक्सेसिव बिलीरुबिन फॉर्म हो रहा है, और उसको मल्टीपल गॉल स्टोन रहेंगे। यंग एज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है स्पिरोसाइटोसिस।
यानी कि पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स को वो अफेक्ट करता है, फैमिली हिस्ट्री रहती है, यंग पेशेंट रहता है, छोटा बच्चा रहता है जिसको गॉल स्टोन होते हैं, स्पिरोसाइट स्प्लीनोमेगेली होता है, हिमोलिटिकल पिक्चर्स रहता है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट बड़े रहते हैं। तो ये सारी कंडीशन के साथ वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने दिखा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मिनिमल और नो एनीमिया रहता है, जिसको बोलते हैं कंपनसेटरी हिमोलिसिस। जितना आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे हैं उतने न्यू आरबीसी फॉर्म हो रहे हैं, और जो न्यू आरबीसी फॉर्म हो रहे हैं स्पीयर शेप के नहीं हो रहे हैं। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी हिमोलिसिस, यानी कि इक्वल बैलेंस दोनों साइड में। इसलिए पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता है, काफ़ी लेट स्टेज में प्रेजेंट होता है, जनरली यंग एज में प्रेजेंट होता है। लेकिन रेयरली क्या होता है, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में प्रेजेंट इज सीवियर हिमोलिटिकल एनीमिया। छोटा बच्चा रहेगा, उसको मल्टीपल उसके बिलिरुबिन लेवल बढ़े रहेंगे, जॉइंडिस हुआ रहेगा, स्प्लीनोमेगेली रहेगा, पीएस पेरिफेरल सर्कुलेशन में स्पिरोसाइट्स दिखेंगे आपको। ये ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है। गॉल स्टोन रहेंगे, स्प्लीनोमेगेली रहेगा। अगर आप कंफर्म आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट। जनरली क्या होता है, हमारे आरबीसी जब बायकॉन्केव शेप के होते तो वो इतने फ्रेजाइल नहीं होते अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। लेकिन स्पीरोसाइट्स जो है उनमें फ्रैजिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है, इसलिए उनकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी हमेशा इंक्रीज़ होती है। लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। और एक फाइनल चीज़ है कि फैमिली हिस्ट्री हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि ये कंडीशन है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट यानी कि पेरेंट्स में से किसी एक को अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, गॉल स्टोन जो रहेंगे मैंने रीज़न बताया, क्योंकि जितना ज़्यादा आरबीसी ब्रेक डाउन होगा उतना ज़्यादा बिलीरुबिन फॉर्म होगा, और वो बिलीरुबिन डिपोजिशन होगा गॉल स्टोन के फॉर्म में। या कभी कभी पेशेंट को अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल है, क्रॉनिक लैग अल्सर रहेगा उसको। ठीक है, तो आरबीसी का बिग स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्पेक्ट्रीन है इसकी दो चेन होती है, अल्फ़ा स्पेक्ट्रीन एंड बीटा स्पेक्ट्रीन। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये बायकॉन्केव, ये आरबीसी मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक्टिन होता है प्रोटीन, यहाँ पे एनकायरिन होता है। ठीक है, एक्टिन और एनकायरिन ये स्पेक्ट्रीन से अटैच रहते हैं। यहाँ पे 4.1 बैंड है, यहाँ पे 4.2 बैंड है। ठीक है, तो ये जो चार है, स्पेक्ट्रीन, एक्टिन, एनकायरिन एंड 4.2, ये जनरली प्रोटीन होते हैं स्पिरोसाइटोसिस में एब्सेंट रहते हैं, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है वो फॉर्म नहीं हो पाती है। लेकिन इनमें सबसे मोस्ट कॉमन है स्पेक्ट्रीन डिफिशियंसी, क्योंकि पेशेंट को स्पेक्ट्रीन नहीं रहता है। सेकंड मोस्ट कॉमन है एनकायरिन डिफिशियंसी, थर्ड है एक्टिन, और फोर्थ है 4.2 बैंड डिफिशियंसी, दैट इज उसको बैंड 3 भी बोलते हैं, 4.2। ठीक है, तो ये चार जो प्रोटीन्स है, स्पेक्ट्रीन, एनकायरिन, एक्टिन एंड 4.2 बैंड, ये हमेशा हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में फॉर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकल डिसीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, इसलिए इसकी आरबीसी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ये है कि ये स्पिरोसाइटोसिस स्प्लीन में कैसे फेगोसाइट्स होते हैं। ये आपका बायकॉन्केव शेप है, बायकॉन्केव शेप है जनरली। ठीक है, आरबीसी का यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन होता है थोड़े टाइम के बाद। वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन के बाद यहाँ पे टोटल लॉस्ट होता है मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट का, और ये फाइनली स्पिरोसाइट्स बनते हैं। स्पिरोसाइटोसिस जो रहते हैं इसको हमारे जो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस रहते हैं इसको फाइनली इंगल्फ कर लेते हैं। जितना इंगल्फ करेंगे उतना आरबीसी ब्रेक डाउन होगा, जितना आरबीसी ब्रेक डाउन होगा उसको उतना हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी होगी, उतना बिलीरुबिन लेवल बढ़ेगा, उतने गॉल स्टोन फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म क्या है हीमोलिसिस का। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट है एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, सेकंड इज़ फेलियर ऑफ सोडियम पंप। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि स्पिरोसाइटोसिस जो होते हैं उनकी डिफॉर्मिटी कम होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होते, बिल्कुल भी रिजिड होते हैं। जैसे ही वो स्प्लीन में से पास होते हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद जो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस से उसको इंगल्फ कर डालते हैं, इसलिए पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली फॉर्म होता है। स्प्लीनोमेगेली जैसे ही वो ट्रैप हुए, मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लिया है, वहाँ पे आरबीसी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीज एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस।
एक्स्ट्रा वैस्कुलर यानी वेसल्स के बाहर जहाँ पे आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं उसको एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्प्लीन है, स्प्लीन में आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे, इसलिए पेशेंट को एनीमिया होगा। और जितने आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे उतना कंपनसेशन के लिए हमारी बोन मैरो न्यू आरबीसी फॉर्म करेंगी, इसलिए आपको वहाँ पे रेटिकुलोसाइट्स भी दिखेंगे, जिसको पेरिफेरल सर्कुलेशन में पॉलीक्रोमेटिक आरबीसी बोलते हैं, और सुप्रावाइटल स्टेन में हम उसको रेटिकुलोसाइट, वो इमैच्योर आरबीसी होते हैं। सेकंड है कि जैसे वो सेकंड मैकेनिज्म है कि जो स्प्लीन में जैसे ही इंट्रैप होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस उसको ग्लूकोज का कंजप्शन डिक्रीज़ हो जाता है, और एटीपी जनरेशन फेल होता है। देखिए, और सोडियम पंप जो कोई भी मेम्ब्रेन है कोई भी सेल्स का, चाहे वो आरबीसी हो या हमारी इपिथेलियल सेल्स हो, उसके इपिथेलियम में हमेशा सोडियम पंप होता है आयन एक्सचेंज के लिए। अगर एटीपी फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो उसका सोडियम पंप फेलियर हो जाता है, क्योंकि सोडियम पंप को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी फॉर्मेशन बिल्कुल ज़रूरी है। एटीपी फॉर्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो गया, उसको एटीपी फॉर्म नहीं हो रहे। अब सोडियम पंप फेल हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, जो वहाँ पे वाटर है वो एक्यूमुलेट होना चला जाता है आरबीसी के अंदर। एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म हो जाते हैं स्पीयर शेप के, और वो एबनॉर्मल आरबीसी मैक्रोफेजेस से इंगल्फ कर लेते हैं। ये दो मेन मैकेनिज़्म है कि क्यों पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली होती है, क्यों पेशेंट एनीमिया या रेटिकुलोसाइटोसिस के प्रेजेंटेशन से आता है पेशेंट। ठीक है। अब WHO ने क्लासिफाई किया हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड सीवियर के हिसाब से। ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, कौन कौन से पैरामीटर यूज़ किए WHO ने। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन, सेकेंड है रेटिकुलोसाइट काउंट, थर्ड है बिलीरुबिन, फोर्थ है पेरिफेरल स्मीयर PS एग्जामिनेशन, एंड फाइनल है कन्फर्मेटरी स्पेक्ट्रीन कंटेंट परसेंटेज, जो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन है उसका परसेंटेज कितना है। तो एक बात याद रखिए कि हम जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी, वो इनिशियल स्टेज में नॉर्मल रहता है, यानी माइल्ड हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस रहा जिसमें HB 11 to 15 रहा, रेटिकुलोसाइट थोड़ा सा बढ़ा रहा, नॉर्मल रेंज 2.5 है, 0 to 2.5, बिलीरुबिन 1 to 2 मिलीग्राम रहा, आपको फ्यू स्पिरोसाइट्स दिख सकते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में, स्पेक्ट्रीन 80 to 100% हो सकता है, यानी थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। तो आपको ऐसे केसेस में ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी आपको हमेशा पॉजिटिव आती है, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी नेगेटिव आती है, सॉरी पॉजिटिव आपको हमेशा मॉडरेट और मॉडरेटली सीवियर और सीवियर, इन तीन कंडीशन में आपको ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है स्पिरोसाइटोसिस का उसमें पॉजिटिव आती है। और स्पिरोसाइट्स के भी परसेंटेज जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे उसके परसेंटेज बढ़ते जाते हैं, और स्पेक्ट्रीन का परसेंटेज कम होता जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेंगे वैसे वैसे पेशेंट का बिलीरुबिन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उतना हीमोलाइसिस हो रहा है उतना बिलीरुबिन फॉर्म हो रहा है। रेटिकुलोसाइट्स भी इसलिए इंक्रीज़ होंगे क्योंकि कंपनसेटरी हीमोलाइसिस हो, कंपनसेटरी इरेथ्रोपोइसिस होगा बोन मैरो में, और जितना आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे उतना हीमोग्लोबिन डाउन होगा पेशेंट का। तो माइल्ड, मॉडरेट सीवियर एंड सीवियर, ये चार कंडीशन में डिवाइड किया है। तो आपको डायग्नोस करना है अगर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस का, तो सबसे पहले सस्पिशन इंपॉर्टेंट है कि किस पेशेंट को कंसिडर करना चाहिए कि शायद इसको स्पिरोसाइटोसिस हो सकता। चाइल्डहुड में अगर जिसका प्रेजेंटेशन रहा विथ एनीमिया, जॉइंडिस एंड स्प्लीनोमेगेली, तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें। अगर बच्चा है एनीमिक बच्चा है, उसको ह्यूज स्प्लीनोमेगेली और रिकरेंट जॉइंडिस हो रहा है, उसको मल्टीपल जॉइंडिस यानी बार बार उसको रिकरेंट जॉइंडिस हो रहा है, एनीमिया है और उसकी ऑर्गेनोमेगेली स्प्लीनोमेगेली बहुत इनलार्ज है, तो आपको पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करना है। और ऐसे केसेस में कई बार पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है, कुछ लोग फैमिली हिस्ट्री नहीं भी दे पाते। तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, छोटा बच्चा है, ये तीन क्राइटेरिया स्प्लीनोमेगेली, जॉइंडिस, एनीमिया, तो आपको उसका पेरिफेरल एग्जामिनेशन, रेटिकुलोसाइट, रेड सेल्स इंडाइसिस, स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी, और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। आपको डायरेक्ट स्पेक्ट्रीन का जो परसेंटेज है वो मेजर करना है। तो PS पे आपको स्पिरोसाइट्स दिखेंगे और थोड़ा सा एनीमिया दिखेगा। आप सुप्रावाइटल स्ट्रेन करोगे तो उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा। ये रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर आरबीसी रहते हैं, जनरली पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं आते हैं।
लेकिन जब भी एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी को कंपनसेटरी एरिथ्रोपोइसिस करना पड़ता है, हमारे मैरो को इंक्रीज़ करना पड़ता है आरबीसी प्रोडक्शन नॉर्मल के कंपेयर में। तो ये जो इमैच्योर सेल्स है रेटिकुलोसाइट्स, वो भी सर्कुलेशन में दिखते हैं आपको। तो जनरली रेटिकुलोसाइट्स के लिए हम सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं, एजूर बी, क्रिस्टल वॉयलेट। तो रेटिकुलोसाइट्स का काउंट जो नॉर्मल रहता है 0.5 से 2.5 रहता है, 2.5% रहता है। ठीक है, इसमें 1000 आरबीसी स्क्रीन करते हैं और उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो जनरली रेटिकुलोसाइट हीमोलिटिकल एनीमियाज में इंक्रीज़ होता है। फिर आपको इंडाइसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एमसीवी और एमसीएच तो आपका डिक्रीज़ होगा, लेकिन एमसीएचसी जो है वो हमेशा आपको इंक्रीज़ मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन सेल्स, मीन कॉस्पोरल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी 1 लीटर आपका रेड सेल्स वॉल्यूम है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है। तो इसमें डेंसली हीमोग्लोबिनाइज हो रहा है आरबीसी, हीमोग्लोबिन के परसेंटेज को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको एमसीवी एमसीएससी नॉर्मल और इंक्रीज़ मिलेंगे आपको। फिर कुम्स टेस्ट अगर आपको करना है, क्योंकि मैंने बताया कि किन किन कंडीशन में स्पीरोसाइटोसिस दिख सकते हैं। पहला तो स्पीरोसाइटोसिस, और दूसरा ऑटोइम्यून कंडीशन, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन वाली रिएक्शंस हो गई है, या फिर कुम्स जो इनडायरेक्ट कुम्स पॉजिटिव ऑटो इम्यून हिमोलिटिकल एनीमिया है। तो इसको रूल आउट करने के लिए आपको डायरेक्ट कुम टेस्ट लगाना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप्स के कुम्स टेस्ट होते हैं। डायरेक्ट आरबीसी की मेम्ब्रेन पे डिटेक्ट करता है और इनडायरेक्ट सीरम में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करता है। तो ठीक है, आपको डायरेक्ट टेस्ट लगाना है। अगर ये नेगेटिव आता है तो ऑटो इम्यून हिमोलिटिकल एनीमिया रूल आउट हो जाता है। स्क्रीनिंग के 3-4 टेस्ट है, लेकिन जनरली हम लोग ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी परफॉर्म करते हैं लैब में। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। और कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनालिसिस ऑफ रेड सेल्स प्रोटीन, जो स्पेक्ट्रीन, एनक्रीन, एक्टीन एंड 4.2 बैंड 4 जो होते हैं प्रोटीन, इनका परसेंटेज आपको आ जाता है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा पीएस पे देखते हैं। जनरली एनिमेटेड पिक्चर है जिसमें आपको ये जो सेल्स है ये टोटली सेल्स जिसमें सेंट्रल पैरेलल लॉस्ट हो गया है, छोटे साइज़ के आरबीसी के, ये स्पीरोसाइटोसिस है। ठीक है, ये देखिए अब सेंटर में यहाँ पे आपको जो एरो दिखा है, ब्लैक एरो, ये स्पीरोसाइटोसिस है। ठीक है, और ये जो है ये नॉर्मल आरबीसी। आप कंपेयर कीजिए इसका और इसका साइज़। नॉर्मल आरबीसी से हमेशा छोटे रहेंगे, सेंट्रल पैरेलल नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्पीरोसाइट्स जो ब्लैक एरो है उसमें दिखाए हुए हैं आपको। ये भी वही सेम है, अलग पीएस का पिक्चर है। ये आपको रेटिकुलोसाइट्स काउंट दिखाए हुए हैं। नॉर्मली ये रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं नॉर्मल आरबीसी से बड़े होते हैं, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है और इसमें जो होता है आरएनए का प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेटेड सेल्स प्रेसिपिटेशन होता है जो सुप्रावर्टल स्टेन में पॉजिटिव आता है। ये सेम पिक्चर है जिसमें ये नॉर्मल आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है, बाकी ये जो एरो वाले हैं ये स्पीरोसाइटोसिस है, स्पीरोसाइट्स है। ठीक है, ये भी सेम पिक्चर है। ये दो न्यूट्रोफिल है, ये नॉर्मल आरबीसी जिसमें आपको ये सेंट्रल पैलर दिख रहा है वाइट कलर का, ये नॉर्मल आरबीसी है। ये नॉर्मल आरबीसी में होता ही है। और ये जो स्पीरोसाइट्स है जिसमें आपको सेंट्रल पैलर नहीं दिख रहा है, टोटली छोटे हैं साइज़ में और रेड कलर के ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आरबीसी। ठीक है, ये भी सेम पिक्चर है जिसमें न्यूट्रोफिल और ये आपको स्पीरोसाइट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैरो का पिक्चर है। मैरो में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैरो में भी बैकग्राउंड में स्पीरोसाइट्स दिख रहे हैं जो ब्लैक एरो दिखा है। ये जो है ये इरेथ्रॉइड कॉलोनी है, इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, क्योंकि मैंने बताया कंपनसेटरी आरबीसी इंक्रीज़ होते हैं बोन मैरो में प्रोडक्शन, इसलिए आपको इरेथ्रॉइड सीरीज़ रहेंगी ना, वो हमेशा इंक्रीज़ रहेंगी बोन मैरो में। तो इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा, बाकी कुछ एबनॉर्मलिटी आपको बोन मैरो में नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली फ्लूइडिक कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है। कहाँ से? लोअर टू हायर। ठीक है, तो हम अगर आरबीसी जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 है, अगर आप 0.45 ml में रख रहे हैं उसको, तो 4 पॉइंट से 9 में, यानी जो सॉल्यूशन है वो
मेम्ब्रेन से होके आरबीसी के अंदर चला जाएगा। तो आरबीसी हमारे बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, इसलिए एक लिमिट तक वो उसको टॉलरेट करते हैं, उसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी हीमोलाइसिस हो जाता है आरबीसी का। तो नॉर्मल पेशेंट में 0.5% पे हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन में। लेकिन जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है उसमें बहुत पहले हो जाता है, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि वो रिजिड होते हैं। अब ये देखिए, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है जो लैब में परफॉर्म होता है। इसमें 10-11 ट्यूब्स एक साथ लगाते हैं, जिसमें आप पहले उसमें एनएस डालते हैं और बाद में क्लोराइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं, हाइपोटोनिसिटी फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, ये नॉर्मल पेशेंट का है और ये जो है ये स्पीरोसाइटोसिस का है, स्पीरोसाइटोसिस का, ठीक है। तो ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ तक बिल्कुल हीमोलाइसिस नहीं हुआ है। ये आपको यहाँ पे आपको आरबीसी दिखेंगे, यहाँ से हीमोलाइसिस स्टार्ट हो रहा है, यानी 0.48 से हीमोलाइसिस स्टार्ट हो रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ तक 0.52 तक आरबीसी ने टॉलरेट किया, उसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, लेकिन 0.48 यानी हाफ कंसंट्रेशन पे आके 0.9 नॉर्मल होता है, 0.48 यानी हाफ कंसंट्रेशन पे आके वो ब्रेक डाउन हो गए। लेकिन ये स्पीरोसाइटोसिस का यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से ही बिल्कुल हीमोलाइसिस स्टार्ट हो गया है, यानी 0.68 से हीमोलाइसिस स्टार्ट हो गया है और वो बढ़ता जा रहा है आगे, ठीक है। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बहुत अर्ली पॉइंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो बहुत रिजिड होते हैं और वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। जब वाटर कंटेंट उसके अंदर आता है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और वो आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि ये बहुत सारी और कंडीशन में भी पॉजिटिव आती है। और जैसा मैंने बताया कि जो अर्ली स्टेज है उसमें वो हमेशा नेगेटिव आती है, ठीक है। तो हम लोग इससे रूल आउट नहीं कर सकते कि स्पिरोसाइटोसिस है या नहीं है। आपको कंफर्मेटरी टेस्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका नाम होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रामाइड, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे भी सेंसिटिव एक मेथड है, आपको रेडियो इम्यूनोएसिस मेथड है, जिसमें आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन क्वांटिफिकेशन यानी परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जितना है, स्पेक्ट्रीन का परसेंटेज कितना है, एनक्रीन का परसेंटेज कितना है, एक्टिन का परसेंटेज कितना है, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। अब फाइनल है कि आप स्पिरोसाइटोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। अगर पेशेंट जो है, बच्चा चाइल्ड है, अगर कंपनसेटरी हीमोलिसिस हो रहा है, जैसा मैंने बताया जितना आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है उतना आरबीसी फॉर्म हो रहा है, तो उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सीवियर हीमोलाइसिस है, गॉल स्टोन है, स्पिरोसाइटोसिस है, स्प्लीनोमेगेली है, पेशेंट को हीमोलिटिकल एनीमिया, तो उसको स्प्लीनेक्टॉमी करते हैं, यानी उसका स्प्लीन रिमूव करते हैं। लेकिन कब तक, क्या एज है क्रिटिकल एज? जनरली स्प्लीनेक्टॉमी 6 ईयर के बाद ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बच्चे को एच इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनोकॉकस, मेनिंगोकॉकस जो ग्राम नेगेटिव है, उनका इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसलिए हमेशा 6 साल के बाद उसको परफॉर्म करते हैं और 6 साल के बाद उसको प्रोफाइलेक्टिक पेनिसिलिन या वैक्सीन देते हैं। तो ऐसा है हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। थैंक यू।